हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन का अगला पार्ट है, जिसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं मैथ का नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 100 तक के ऐसे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को सॉल्यूशन तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों, पिछले वाले पार्ट में हम लोग 1 से 10 तक के क्वेश्चनों का सलूशन देख लिए थे। यही कारण है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से इस वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला सवाल त्रिकोणमिति के फार्मूला से लिया गया है कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। पहला उसने मिला है साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल उसमें 11 में है कि किसी घटना ई के लिए P इंटू ई, जिसे हम लोग प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता के नाम से जानते हैं, प्लस P इंटू ई इजकल टू क्या होगा। तो यहाँ भी याद रखिएगा कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और प्रायिकता के अधिकतम मानों का योग भी 1 होता है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1। उसके बाद में अगला सवाल है मोड अर्थात बहुलक पूछा गया है कि 9,10,11, 9,10,11, 11,5,7,6 का बहुलक क्या होगा। आसान भाषा में जान लीजिए, कोई ऐसी संख्या जो आंकड़े में बहुत ज़्यादा बार आई हो, वैसे संख्याओं को हम लोग बहुलक कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 11 एक ऐसी संख्या मिलेगी जो इसमें 3 बार आई है और 3 बार या 3 बार से ज़्यादा आने वाली कोई अन्य संख्या नहीं है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी होगा 11। उसके बाद में अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी ऐसा चर हो जो इस प्रकार से बट्टा में दिया गया हो, बहुपद नहीं होता है। कोई भी ऐसा चर हो जिसमें पावर में 1/2, 3/2 कुछ भी संख्या दिया हो, पावर में दिया गया हो, तो वह बहुपद नहीं होता है। कोई भी ऐसा चर हो जो रूट में हो, वो बहुपद नहीं होता है। तो ऐसे 3 कंडीशन में जो भी समीकरण आपको दिखाई दे रहे होंगे, समझ लीजिए कि दी गई समीकरण बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये x स्क्वायर दिया गया तो ये बहुपद है, ये -5x है जो कि रैखिक बहुपद है। ऑप्शन सी को देखेंगे ना तो x पर पावर 1/2 हो जाने के कारण ऑप्शन सी हमारा बहुपद कैटेगरी में नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल त्रिकोणमिति से लिया गया है। सवाल ये पूछा जा रहा है साइन 35 डिग्री बटा कॉस 55 डिग्री का मान क्या होगा। ऐसा कीजिए, साइन 35 डिग्री को तोड़ दीजिए। कैसे तोड़िएगा, तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 90 में से 35 डिग्री घटाइएगा तो जाहिर सी बात है 55 डिग्री चला आएगा। और बट्टा में नीचे दिया गया है कॉस 55, उसको सेम टू सेम लिख दीजिए, कॉस 55 को कॉस 55 डिग्री। उसके बाद में फार्मूला में आप सभी को पढ़ाया जाता है कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है और थीटा का मान यहाँ पे 55 डिग्री है। बटा में ये नीचे वाला इसको सेम टू सेम लिखिएगा, कॉस 55 को कॉस 55। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कॉस 55 डिग्री बटा कॉस 55 डिग्री है। आप सभी को बता देंगे कॉस 55 डिग्री बटा कॉस 55 डिग्री कितने मरतबे कटेगा, तो 1 मरतबे कटेगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी होगा 1। अगला सवाल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है -3, -1/2, 2 डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा। है दोस्तों, 11वां पद ज्ञात करने का आसान तरीका है, हमको ज्ञात करना होगा A11। शॉर्टकट फार्मूला अपनाइएगा, A + 10D। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन गया, A + 10D हो गया है। तो ए को हम लोग कहते हैं प्रथम पद, अर्थात ए का मान यहाँ पे कितना है, तो -3 है। लेकिन हमें चाहिए डी का मान, डी का तो मान नहीं दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले डी ज्ञात करते हैं। फार्मूला होता है A2 - A1, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। फार्मूला हम लोग लिख लिए हैं। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे A2 का मान। ये दोस्तों A2 का मान -1/2 दिया गया है, माइनस A1 का मान -3 है। तो माइनस और माइनस यहाँ पे आसानी तरीके से हम लोग +3 को लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 2 और 1 एलसीएम 2 ले लेंगे। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
-1 में 1 से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है -1 होगा। प्लस को सेम टू सेम लिख दीजिए। 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि -1 का मतलब किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया कर्ज है, उसे कहीं से 6 रुपया की प्राप्ति होती है, कर्जदार को 1 रुपया दे भी देगा तो उसके पास 5 रुपया बचेगा, यानी 5/2 आएगा डी का मान। तो हम लोग क्या करेंगे, एक की जगह पे तो -3 बैठाएंगे प्लस 10 गुने डी का मान। तो दोस्तों डी का मान हम लोग 5/2 ज्ञात किए हैं, सेम टू सेम लिखेंगे। अब ये 2 काटेगा 10 को 5 मरतबे, कितने मरतबे दोस्तों 5 मरतबे। तो यहाँ पे देखेंगे तो -3 है प्लस 5 में 5 से गुना करके देख लीजिए, 5 या 25 आएगा। उसके बाद में आप ही बताइए -3 प्लस 25 बराबर कितना होता है, तो -3 प्लस 25 बराबर 22 होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए होगा 22। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 में दिया गया है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। है दोस्तों, मूलों का कई बार मैट्रिक एग्जाम में योगफल पूछ लिया जाता है, तो कई बार गुणनफल पूछ लिया जाता है। याद रहे योगफल पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a फार्मूला का यूज कीजिएगा, और गुणनफल पूछेगा तो समझ लीजिएगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a वाले फार्मूला का हमें यूज करना होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे मूल नहीं बल्कि गुणनफल पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे c/a का यूज करेंगे। तो c का मान देखिएगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा, सेम टू सेम लिख दीजिए। a का मान देखिएगा तो 4 मिलेगा। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन का सही जवाब 1/4 आएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी में 1/4 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल भी समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया है। एपी का पहला पद ए और सारवंतर डी है, तो एनवा पदों का योग क्या होगा। याद रहे एनवा पदों का योग के मतलब आपसे एसिन का फार्मूला पूछा गया है। तो एसिन का फार्मूला हमारा होता है n/2 इंटू होता है दोस्तों 2a + n-1 गुने डी होता है। तो आपको चारों ऑप्शनों में खोजना होगा कि n/2 इंटू 2a + n-1 गुने डी ऑप्शन कौन में दिया गया है। तो अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे तो n/2 इंटू 2a + n-1 गुने डी दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल ये बोला गया है 1/√3 बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए को देखेंगे तो sin 30 दिया गया है। आप सभी को मालूम होगा sin 30 का मान 1/2 होता है। अब आप ही बताइए कि 1/√3 1/2 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखिएगा tan 30 दिया गया है, tan 30 का मान 1/√3 के बराबर होता है। तो इसीलिए बिना समय गवाए आप क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्षेत्रमिति से लिया गया है। सवाल में हमसे पूछा जा रहा है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है, और यहीं पे अर्धगोला की जगह पे केवल आपसे गोला का पूछ लिया जाता तो क्या लिखती 4πr² लिख देते, और इसका आयतन बोला जाता तो ऐसे लिखते 4/3 πr³ गोला का आयतन होता है, और गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। अगला सवाल है कि यदि √2 sec थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ऐसा कीजिए cos थीटा बराबर 1 लिख दीजिए। cos थीटा बराबर 1 तो लिख लिए हैं। अब यहाँ पे √2 को हम लोग छोड़ दिए हैं, तो √2 वहाँ पे गुना में था तो अब भाग में आएगा। अब आपको ये देखना होगा कि cos में कितने डिग्री का मान 1/√2 के मान के बराबर होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो cos तथा sin में 45 डिग्री का मान एक ऐसा मान होता है जो 1/√2 के बराबर होते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी होगा 45 डिग्री। अगर इसी क्वेश्चन में cos की जगह पे साइन दे देता ना, साइन फिर भी कितना होता 45 डिग्री होता, क्योंकि साइन के साथ साथ cos में 45 डिग्री का मान समान होता है। अगला सवाल है कि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) में दिया गया x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। याद रहे ऐसा प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे जिसमें 1/α + 1/बीटा का मान पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 1/α + 1/बीटा का सॉल्यूशन करना होगा। याद रहे अल्फा बीटा का एलसीएम तो आपको मालूम होगा अल्फा इंटू बीटा होता है।
तो ऐसा कीजिए, ऊपर कर दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा, हम लोग बट्टा का जोड़ बना रहे हैं। अल्फ़ा में 1 से गुणा किए तो अल्फ़ा हो गया है, बीटा में 1 से गुणा किए तो बीटा हो गया है। उसके बाद में अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बटा ए होता है। तो हे दोस्तों, बी से बी जब कट जाएगा ना तो क्या बचेगा, माइनस बी बटा सी बचेगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि माइनस आपको बी का मान चाहिए। तो अगर आप बी का मान देखेंगे तो बी का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में -3 है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे +3 हो जाएगा। उसके बाद में आपको चाहिए सी का मान, तो सी का मान देखेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो सी का मान यहाँ पे देख लीजिए 5 दिया गया है, तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब आपका 3/5 आना चाहिए। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो 3/5 ऑप्शन सी में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 में दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविक्तर अर्थात d बराबर क्या होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि यदि ax² प्लस bx प्लस c ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो जब भी इसके मूल को अगर हमको बराबर करना होगा तो हमेशा द्विघात समीकरण का जो d का मान होता है ना, d बराबर 0 होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं b² माइनस 4ac बराबर में 0 होना चाहिए। तो मेट्रिक एग्जाम में कई बार d बराबर 0 ना देकर क्या दे दिया जाता है, तो b² माइनस 4ac बराबर 0 दे दिया जाता है, और d बराबर ही होता है b² माइनस 4ac। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 में दिया गया है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, कई बार मैट्रिक एग्जाम में कोटि की जगह पे भुज पूछ लिया जाता है, कई बार एक्स निर्देशांक, कई बार वाई निर्देशांक भी पूछ लिया जाता है। तो अगर आपसे कोटि का मान पूछा जाएगा तो समझ लीजिए दूसरा वाला हो जाएगा कोटि का मान और पहला वाला हो जाएगा भुज का मान। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक्स को हम लोग कहते हैं भुज, वाई को कहते हैं कोटि। तो कोटि बोला जाएगा तो वाई वाला और भुज पूछा जाएगा तो एक्स वाला। तो हमसे तो यहाँ पे भुज नहीं बल्कि कोटि का मान पूछा गया है। तो कोटि का मान क्या होगा दोस्तों, -4 होगा ना, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल में बुलाया गया है यदि किसी घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। आप सभी को मालूम होगा घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, जिसे हम लोग एल बी एच भी लिख सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया जाता, यदि घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी तथा ऊंचाई एच है तो घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता। तो वैसे स्थिति में आप क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखते हैं। 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच होता है, ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। और यहाँ पे घनाभ का आयतन ना पूछा जाता, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ना पूछा जाता, और पूछ लिया जाता कि घनाभ का विकर्ण क्या होगा। तो याद रहे घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस बी² प्लस h², जिसे हम लोग कहते हैं √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 में है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए यहाँ पे एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे ABC। ये जो त्रिभुज है ये समकोण है, तो समकोण हम लोग ऐसे बनाते हैं इस प्रकार से, जिसका ये जो कोण होता है ABC, जिसमें जो कोण B होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे कोण बी का मान 90 डिग्री क्वेश्चन में भी दे दिया है, कोण ए का मान 40 डिग्री दिया गया है। तो आपसे बोला गया कि भाई साहब आप कोण सी का मान बताइए कि कोण सी का मान कितना होगा। तो एक चीज़ तो आपको बचपन से ही पढ़ाया जाता है, चौथे पाँचवें क्लास से पढ़ाया जाता है कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होते हैं अर्थात जोड़ होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो जब भी दो कोण दे दिया गया है, तीसरा कोण पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है दो कोणों का जो मान दिया गया है उसे जोड़ देंगे, और उसमें हमको ये याद रखना होगा कि उसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 90 दिया गया है और 40 दिया गया, तो 90 और 40 कितना होता है, 130 होता है। तो 130 में कितना जोड़ेंगे कि 180 के बराबर होगा, ऐसा कीजिए, या 180 में से 130 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 50 से ना बचेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 50 डिग्री। तो ये दोस्तों 50 डिग्री ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए, tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री बराबर व्हाट, अर्थात क्या होगा। ऐसा कीजिए tan 25 और tan 65 का एक जोड़ा लगा लीजिए। ऐसा कीजिएगा आप कि tan 25 डिग्री
इंटू लिखिएगा टेन 65 डिग्री। इस तरह लिखने का मेन मकसद हमको 90 का जोड़ा लगाना होगा। उसके बाद में यहाँ पे टेन 20 डिग्री है तो लिखेंगे टेन 20 डिग्री। उसके बाद में है टेन 70 डिग्री, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेन 70 का भी एक जोड़ा लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप लगा लीजिएगा। स्क्रीन कम होने के कारण मैं यहाँ पे केवल टेन 25 और टेन 65 का बता रहा हूँ। उसी प्रकार से आपको टेन 20 और टेन 70 का भी करना होगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, टेन इंटू 90 में से 25 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 65 बचेगा, और इंटू टेन 65 को आप सेम टू सेम लिखेंगे। उसी प्रकार से टेन 20 को तोड़ दीजिएगा तो टेन इंटू 90 माइनस 70 हो जाएगा। उसके बाद में वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे टेन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ाया जाता है, कॉट थीटा पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो टेन के बदले में हम कॉट लिखेंगे और थीटा के बदले में लिखेंगे कितना डिग्री, 65 डिग्री, और प्लस में फिर से लिखेंगे टेन 65 डिग्री। उसके बाद में आप ही बताइए कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो ये दोस्तों टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए। क्वेश्चन 27 में दिया गया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया है ए बी बटा पी क्यू। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फिगर बनाएंगे। त्रिभुज एक का नाम रखेंगे ए बी सी, चलिए इसका हम लोग नाम रखते हैं ए बी सी। एक और त्रिभुज बनाएंगे जो समरूप होगा, दूसरा का नाम हम लोग रखेंगे त्रिभुज डी ई एफ रखेंगे। इसमें बोला गया ए बी बटा पी क्यू। ए बी ये जो है ये पी क्यू के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो डी ई एफ रखे हैं ना, डी ई एफ, इसका नाम हम लोग रख देते हैं पी क्यू आर। तो ये जो ए बी जो रेखा है ना, ये किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, यानी ए बी बटा पी क्यू है। और बी सी बराबर किसका है, तो ये आर पी का है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोण बी बराबर हो गया है कोण पी का, चूँकि यहाँ पे दिया गया आर पी। तो आर पी यहाँ पे ना है, हम लोग गलती थोड़ा सा लिख लिए थे, यहाँ पे क्यू आर नहीं बल्कि आर पी दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कोण पी और यहाँ पे कोण बी का कोण बनाया गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा कोण बी बराबर कोण पी होगा। अगला सवाल है इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है अभाज्य संख्या में वैसे संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं जो स्वयं तथा एक से विभाजित होती है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। 10 को देखिएगा तो स्वयं तथा एक के साथ साथ अन्य संख्याओं से विभाजित होता है तो ये भाज्य संख्या है। 21 भी स्वयं तथा 21 के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित होता है तो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो 11 एक ऐसी संख्या है जिसमें हम लोग केवल 11 या 11 में केवल हम लोग एक के अलावे कोई अन्य संख्या से भाग नहीं लगा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 11। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए। क्वेश्चन 29 में दिया गया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए आसान तरीके से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाया जाता है दोस्तों, तो कोसेक स्क्वायर थीटा पढ़ाया जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बाटा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा होते हैं। उसके बाद में इससे कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में क्या कीजिए कि इसको उल्टा गुना कर दीजिए, यानी 1 बटा जो दिया गया है ऊपर साइन स्क्वायर थीटा सेम टू सेम लिखिए और गुना कर दीजिए, तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे ऊपर वाला जो 1 है ये नीचे आ जाएगा। इससे हमारा 1 से 1 कट जाएगा और बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचा है दोस्तों, तो बचा है कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा बच गया है। अब आप ही बताइए कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या टेन स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन डी होगा। और एक आसान सा ट्रिक जान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। क्वेश्चन अगर आपके मैट्रिक एग्जाम में ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो ऊपर अगर कॉट दिया जाएगा तो क्वेश्चन कॉट आने वाला है, ऊपर अगर टेन दिया जाएगा तो आंसर क्या आने वाला है, टेन आने वाला है। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी सिंपल है कि यदि एक वृत्त का परिमाप, जिसको हम लोग परिधि भी बोलते हैं, और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या अर्थात एक आर का मान क्या होगा। ऐसा कीजिए, बोला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, और परिमाप जिसको हम लोग परिधि कहते हैं जिसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, संख्यात्मक रूप से बराबर हो अर्थात इसे हम लोग अगर बराबर कर देते हैं तो त्रिज्या यानी आर का मान क्या होगा। ऐसा कीजिए, पाई से पाई को कटा दीजिए, एक आर से यहाँ पे एक आर कट जाएगा तो केवल यहाँ पे आर बचेगा और यहाँ पे केवल 2 बचेगा।
अर्थात त्रिज्या यानी आर का मान हमें कितना प्राप्त हो गया है, तो 2 प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे दिए गए चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 2 मात्रक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 में दिया गया है कि बिंदु ए में दिया गया है 2,3 कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो हे दोस्तों, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना काफ़ी ही सिंपल होता है। इसके लिए एक फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं, √x² प्लस y² होता है, जिसमें पहला वाला x का मान और दूसरा वाला होता है y का मान। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो x का मान आपको 2 मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद में y का मान कितना मिलेगा, 3 मिलेगा ना, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए। तो अब आप ही बताइए, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 होता है, 9 में 4 को ऐड करते हैं तो √13 होता है, और √13 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी होगा √13। अगला सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम 15 है, एलसीएम 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, जिसको हम लोग ए गुने बी के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा कीजिए, एचसीएफ का मान कितना दिया गया था, 15 दिया गया था, गुना कर दीजिए। एलसीएम में कितना दिया गया था, 90 दिया गया था। आसान तरीके से गुना कैसे कीजिएगा, तो 15 में 9 से गुना कर लीजिए, तो 15 9 135 होता है, और एक जीरो को हम लोग छोड़ दिए थे, तो जीरो को लाकर फिर से बैठा दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी 15, यहाँ पे हम लोग गुना गलती किए थे, 15 गुने हमको 90 से गुना करना है, तो 15 9 135 होता है, ठीक है। और एक जीरो को हम लोग छोड़ दिए थे, तो एक जीरो को यहाँ पे बैठा देंगे। तो इस प्रकार से 1350 यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल है कि यदि 2θ बराबर 60 डिग्री हो तो sin θ बराबर क्या होगा। तो इसको बनाने का आसान तरीका है, आप लिखेंगे θ बराबर 60 डिग्री, तो 2 यहाँ पे गुना में है, तो ये भाग में आएगा और कट जाएगा, 30 दूनी 60, तो θ बराबर कितना हो गया है, तो दोस्तों θ बराबर 30 डिग्री हो गया है। उसके बाद में आपको ज्ञात करना होगा sin θ का मान। तो दोस्तों sin θ का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H, सॉरी यहाँ पे इस प्रकार से नहीं, यहाँ पे हमको sin θ की जगह पे अब कितना लिख देंगे, 30 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद में आपको ये याद रखना होगा कि साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, वहीं पे कॉस में 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं साइन का क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1/2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 34 में है कि आकृति में पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ए बराबर 8 सेमी, कोण ए पी बी बराबर 60 डिग्री है, तो स्पर्श रेखा पी बी की लंबाई क्या होगी। जैसा कि आप सभी को पर में भी हम सिद्ध करके बताए हुए हैं कि किसी भी वृत्त पर बाहरी बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, तो बराबर होती है। तो इतना अगर आप जानते रहते तो ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेमी दिया गया है, तो जब दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती है तो ये भी कितना होगा, 8 सेमी ना होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 8 सेमी। अगला सवाल क्वेश्चन 35 में दिया गया है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तब रैखिक समीकरण का हल कितना होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। है दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट कक्षा 10वीं के साथ साथ सभी स्टेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन पर क्लिक करके सभी PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही questionforexam.com पे जाके आप ऑनलाइन क्विज खेल सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी का लेवल स्वयं चेक कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।